Okay, friends, once again, welcome back and very good evening to everybody. Good afternoon to everybody. I hope you all are safe, your family member, your relative, your parents, your friends, all are safe. And you are enjoying this new era, this new way of learning. You are enjoying physics as well. Friends, a very interesting chapter so far. We had discussed chapter number 6, electromagnetic induction. And as you know, 1 to 8 chapter, the first 8 chapter of your physics are based on electricity and magnetism. We can say they are based on the same track. एंड राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग एमसीक्यू पार्ट. आपको मैं एक बार फिर से बोलना चाहता हूं कि एमसीक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम्स के लिए. नंबर वन, एमसीक्यू सॉल्व करने से क्या होता है कि आपके जो थ्योरी कंसेप्ट होते हैं चैप्टर के वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. नंबर टू, बोर्ड के एग्जाम में आपको 50% वेटेज एमसीक्यू का है. सीबीएसई वालों को भी ऑलमोस्ट 30%, 25 to 30% वेटेज एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का है. So with both the kind of examinations, MCQ are playing much important roles. नंबर थ्री, आप चाहे JEE या नीट ले लो, तो नीट के जो MCQ होते हैं वो जो अभी मैं जो लेवल के MCQ यहाँ पे करवा रहा हूँ, अभी मैं जो MCQ आपको करवा रहा हूँ उसी टाइप उसी लेवल के एग्जाम नीट के एग्जाम में MCQ आते हैं. एंड JEE में उससे थोड़ा एक लेवल अप होता है. तो नीट एंड JEE के लिए भी ये MCQ बहुत ही काम के है. एंड नंबर फोर, आपका गुजसेट की एग्जाम जो आफ्टर योर बोर्ड एग्जाम, गुजसेट का जो एग्जाम होगा उसमें भी इसी लेवल के MCQ आते हैं. तो कुछ MCQ एज पर एवरी चैप्टर मैं यहाँ पे कुछ MCQ आपको यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ. कुछ MCQ आपको सेल्फ लर्निंग मतलब आपको सॉल्व करके लाना होता है. तो मैं कुछ यहाँ पे कुछ MCQ यहाँ पे अभी सॉल्व करवाने वाला हूँ. उसके बाद आपके सेल्फ लर्निंग के डाउट्स को हम डिस्कस करेंगे. मैंने ऑलरेडी आपको ये सारे नोट्स प्रोवाइड कर दिया है. सो लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन. तो क्या ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके मोबाइल के स्क्रीन पे दिख रहा है आपको? Yes, sir. Okay. So one by one we're going to discuss each question. Question number 1. देखो क्या लिखा है कि a square conducting coil of an area 100 centimeter square is placed normally inside the uniform magnetic field 10 raised to 3 Weber per meter square. The magnetic flux associated with the coil. पहली बात तो ये कि coil कैसा पड़ा हुआ है, coil को कैसे प्लेस किया हुआ है? Normally. फील्ड पे नॉर्मली. तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि what should be the angle between the vector A and vector B? 0. 0. As a coil placed normally मतलब perpendicularly, so मतलब ऐसा है. कहीं पे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, और उसके नॉर्मल डायरेक्शन में एक कॉइल पड़ा हुआ है. मतलब कॉइल इज प्लेस्ड लाइक दिस. कोई स्क्वायर प्लेट ऐसे नॉर्मली पड़ा हुआ है. तो ऑब्वियसली हम ऐसा यहाँ पे कह सकते हैं कि वेक्टर बी एंड वेक्टर ए के बीच में जो एंगल होगा वो 0 ही होगा. तो यहाँ पे आपको फ्लक्स फाइंड करना है, और आपको पता है कि इफ बी इज अ कांस्टेंट देन द फ्लक्स कैन बी रिटन एज अ b डॉट a, दैट इज अ ba cos theta. एंड इफ देयर इज अ n नंबर ऑफ टर्न्स तो आपको n से मल्टीप्लाई करना है इफ यू वांट टू फाइंड द नेट फ्लक्स. तो यहाँ पे ओनली ba cos 0, मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे एंगल 0 का नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, मतलब एक ही टर्न है ऐसा आपको सोच के मान के चलना है. तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दिया हुआ है कि 10⁻³ है वेबर पर मीटर स्क्वायर. एरिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर. सो फाइनली आपका जो आंसर आएगा वो दैट विल बी अ 10 वेबर. बट यहाँ पे अगर ऐसा लिखा होता कि नॉर्मली के बदले टेंजेंशियली प्लेस किया होता, ऐसा लिखा होता, और इफ इट इज मेंशन्ड दैट इट इज प्लेस्ड इन सच अ मैनर दैट द if it is written that the square plate or square loop is placed such a manner that its sides are parallel to the magnetic field,
वो मैग्नेटिक, उसका पूरा प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाता तो क्या होता? मतलब तो मैग्नेटिक जीरो। के ही डायरेक्शन में, तो आपको पता है कि जीरो हो जाता। ऐसा भी पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अ शॉर्ट circuited coil is placed in the time varying magnetic field. Electric power dissipated in the form of a joule heat due to the current induced in the coil. Now the number of turns were quadrupled, मतलब 4 times, quadruple का मतलब 4 times increase किया, and the radius of a cross section, यहाँ पे cross section लिखना भूल गए हैं, radius of a cross section है, radius of a cross section of the wire is halved. Then what is the new consumption of the power? सेम रहेगा। देखते हैं, सॉल्व करते हैं। इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। पहले तो मुझे ये बताओ कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ द कंज्यूम्ड पावर। मुझे ये बताओ कि कंज्यूम्ड पावर का फॉर्मूला क्या है। ये स्क्वायर बड़ा है। हाँ, तो आपको पता है कि पावर कंज्यूम्ड का जो फॉर्मूला है, तो आप 10th स्टैंडर्ड से ये पढ़ते हो कि हीट एनर्जी इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, और पावर फाइंड करना है तो एनर्जी पर टाइम, आई स्क्वायर आर टी को टी से डिवाइड कर दो तो पावर मिल जाएगा। बट आपको पता है कि आप उसको ई स्क्वायर बाई आर भी लिख सकते हो। क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो इंड्यूस्ड करंट होता है दैट इज इक्वल टू ई एम एफ अपॉन रेजिस्टेंस। चलो, क्या ये आपको ये समझ, यहाँ तक समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। ओके, नाउ एज यू नो, इंड्यूस्ड ई एम एफ is basically depend on the number of turns. सो आपका जो EMF है ना, वो नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंडेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है। और रेजिस्टेंस की बात है, यह देखो E का वेरिएशन N के साथ कैसे होता है वो तो हमने डिस्कस कर लिया। अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है कि वायर, कोई भी वायर का जो रेजिस्टेंस है वो रो एल अपॉन ए है। बट यहाँ पे क्रॉस सेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, रेडियस ऑफ अ क्रॉस सेक्शन इज हाफ्ड। तो आपको पता है विद रिस्पेक्ट टू द थर्ड चैप्टर, बोलो जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया है उससे मल्टीप्लाई करना है, उससे डिवाइड करना है। तो मैं ये आर को क्या करूंगा, बोलो क्या करेंगे? ऊपर नीचे एरिया। ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए से डिवाइड करेंगे। सो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो लेंथ इनटू द एरिया क्या होता है भैया? वॉल्यूम। सो इट विल बी कम्स आउट टू बी अ वॉल्यूम। सो यहाँ पे रो इनटू वॉल्यूम एंड अपॉन ए स्क्वायर का मतलब पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर, तो कहना इसे पाई स्क्वायर आर रेस टू 4, पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर, एरिया पाई आर स्क्वायर उसका स्क्वायर मतलब पाई स्क्वायर आर रेस टू 4। अब आप जब वायर को स्ट्रेच करते हो उसका रेडियस हाफ करने के लिए, तो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। जब आप वायर को स्ट्रेच करते हो उसके रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन को हाफ करने के लिए, तो उसका रेजिस्टिविटी नहीं चेंज होता है, ना ही उसका वॉल्यूम चेंज होता है। तो फिर मैं ऐसा कह सकता हूँ कि उसका जो रेजिस्टेंस है ना, वो प्रोपोर्शनल टू आर एस टू 1 अपॉन आर एस टू 4 है। तो अब इक्वेशन 1 एंड 2 का वैल्यू जो इक्वेशन पावर के इक्वेशन में हम सब्सटीट्यूट करते हैं, तो P इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर बाई आर। तो अब कैन आई से P प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर का मतलब एन स्क्वायर, बिकॉज ई प्रोपोर्शनल टू एन, एंड अपॉन आर, बट आर प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर एस टू 4। तो अब यहाँ पे मैं ऐसा कह सकता हूँ कि कंज्यूम्ड पावर प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, बट रेडियस का 4 पावर हो जाएगा न्यूमरेटर में। चलो, ये बात समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। तो अब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि न्यू कंज्यूम्ड पावर अपॉन इनिशियल कंज्यूम्ड पावर इज इक्वल्स टू एन डैश अपॉन एन का स्क्वायर आर डैश अपॉन आर का 4 पावर। दिस क्वेश्चन वाज ऑलरेडी आस्क्ड इन द गुडसेट एग्जामिनेशन। सो फ्रेंड्स, ये ऑलरेडी गुडसेट के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो फाइनली यहाँ पे ऐसा दिया गया है कि जो नंबर ऑफ टर्न्स है ना वो 4 टाइम इंक्रीज हो रहा है। तो 4 अपॉन 4 एन अपॉन एन, एन डैश इक्वल्स टू 4 एन, एन एन कैंसल, तो 4 का स्क्वायर एंड रेडियस ऑफ अ क्रॉस सेक्शन रिड्यूस टू हाफ्ड, तो आर डैश इज इक्वल्स टू आर बाई टू, आर आर कैंसल 1/2 का 4 पावर। तो फ्रेंड्स,
4 का 2 पावर 16 और 1/2 का 4 पावर 1/16 होगा, तो ये तो 1 आ जाएगा। मतलब क्या हुआ कि अब जो न्यू पावर रेसिपेटेड जो है वो पहले जितना था उसी वही का वही रहेगा। चलो, क्या ये बात आपको समझ में आया फ्रेंड्स? Yes, sir. Is it clear friends? It is a good question. And third one is a really a very good question. It is a damn good. That is also asked in the board examinations. ये बोर्ड के एग्जाम में ऑलरेडी 2 बार पूछा हुआ है। देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना। A network shown in figure is a part of circuit. The battery has a negligible resistance. At a certain instance, the current of 5 ampere is decreasing with the rate of 10⁻³ ampere per second. देखो, यहाँ पे करंट डिक्रीज हो रहा है, उसका रेट ऑफ डिक्रीमेंट जो है वो 10⁻³ एम्पियर पर सेकेंड है। रेट ऑफ द डिक्रीमेंट शुड बी टेकन नेगेटिव बिकॉज डिक्रीमेंट है। तो अब मुझे एक क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द पोटेंशियल बिटवीन द बी एंड ए। मुझे बी एंड ए के बीच में मतलब पोटेंशियल अक्रॉस द बी एंड ए का मतलब वी बी माइनस वी ए मुझे फाइंड करना है। वी बी माइनस वी ए मुझे फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स, पहली बात यह है कि जब सर्किट में से करंट पास हो रहा है तो वही करंट इंडक्टर में से पास होगा, और जब इंडक्टर में से करंट पास होगा तो उसके साथ कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा, बिकॉज इंडक्टर विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट सोलेनॉइड। बट जैसे ही आप ये करंट को चेंज करोगे तो क्या होगा भैया? तो फ्लक्स लिंक विद द इंडक्टर इज गोइंग टू बी गेट चेंज्ड। तो फ्लक्स अगर इंडक्टर का चेंज होता है तो इंडक्टर के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा फ्रेंड्स? Self inductance. एग्जैक्टली। तो सेल्फली इंड्यूस्ड ईएमएफ, you should say induced EMF, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो हाँ सर। फ्रेंड्स, आपको पता है कि इंडक्टर का इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है? सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला है -L/di/dt। अब यहाँ पे हमको यहाँ पे इंडक्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है 5 मिली हेनरी, तो 5 मिली हेनरी एंड di/dt भी हमको दिया हुआ है कि भाई करंट का जो रेट ऑफ द चेंज ऑफ द करंट है वो 10⁻³ है, बट वो शुड बी टेकन नेगेटिव। तो फाइनली नेगेटिव नेगेटिव गोट यू पॉजिटिव आंसर। तो आपका जो आंसर आएगा वो 5 वोल्ट आ जाएगा। मतलब एक चीज कंफर्म्ड है कि इंडक्टर जो है वो एज ए बैटरी बिहेव करेगा, और उसका जो पोटेंशियल अक्रॉस वहाँ पे जो डेवलप होगा बैटरी, जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो कितना होगा भैया? 5 वोल्ट। 5 volt. मेन थिंग इज ऑफ अ पोलरिटी। ये पूरा जो खेल है, ये पूरा जो खेल है वो पोलरिटी का है। पूरा जो खेल है वो पोलरिटी का है। कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव वही तो समझना है, वही तो समझना चाहिए। तो अब यहाँ पे ये एंटर हो रहा है करंट, ये 1 ओहम है, ये 15 वोल्ट का बैटरी है, और करंट जैसे मैंने करंट का डायरेक्शन उन लोगों ने दिखाया हुआ है, हमको पहले से दिखाया कि ये डायरेक्शन मतलब राइट साइड जा रहा है करंट। अब करंट राइट साइड जा रहा है। अब मेरा क्वेश्चन आपको ऐसा है कि यहाँ पे इंडक्टर के बदले बैटरी आएगा। 5 वोल्ट का बैटरी हमको वहाँ पे प्लेस करना है, वो कंफर्म्ड है। बट मैं पहले प्लस मतलब लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव पोल या लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव पोल, बैटरी का कौन सा पोल मैं कहाँ पे रखूँ? 5 वोल्ट का बैटरी मुझे रखना है इंडक्टर के बदले, वो कंफर्म्ड है। बट है कोई माइका लाल आप में से कि जो मुझे बताएगा विद द रीजन कि कौन सा पोल पहले आएगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव आएगा बैटरी का 5 वोल्ट की बैटरी का, या नेगेटिव आएगा? विद द रीजन कोई बताएगा मुझे? सर लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव पोल आएगा। अच्छा, तनिष ने ऐसा बताया कि लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव पोल आएगा। तनिष ने ऐसा बताया कि लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव आएगा। अब तनिष मेरे क्वेश्चन का आंसर देना। माय क्वेश्चन इज, यहाँ पे पहली बात कि करंट कौन से डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है? राइट साइड। राइट साइड। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन,
अब जो ये राइट साइड जो करंट फ्लो हो रहा है उसका वैल्यू इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है। तो इंड्यूस्ड करंट क्या करने का ट्राई करेगा? उसे इंक्रीज करने का ट्राई करेगा। मतलब राइट साइड इंक्रीज करने का ट्राई करेगा या लेफ्ट हैंड साइड? राइट साइड। राइट साइड का डिक्रीज हो रहा है तो राइट साइड इंक्रीज करने का ट्राई करेगा। तो अब हाँ सर। आपने जैसा बोला कि हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव पोल रखेंगे, राइट साइड नेगेटिव रखेंगे, तो इसका बैटरी का करंट तो इस डायरेक्शन में जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव में से बाहर निकलता है। तो वो हमारे करंट को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? अच्छा हाँ। हमको तो राइट साइड वाला करंट इंक्रीज करना है। हमको तो राइट साइड जो करंट जा रहा है उसको इंक्रीज करना है। क्यों इंक्रीज करना है? बिकॉज एक्चुअली वो डिक्रीज हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ वो डिक्रीमेंट, अगर वो डिक्रीज हो रहा है राइट साइड का करंट, तो इंड्यूस करंट उसको इंक्रीज करने का ट्राई करेगा। तो बैटरी ऐसे ही जनरेट होगा कि सो दैट बैटरी का करंट भी राइट साइड के तरफ आए, उसके पॉजिटिव से बाहर निकलो तो सर अगर ऐसा हमने कॉन्फ़िगरेशन बना दिया तो फिर क्वेश्चन क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा लिखा ही है कि वो डिक्रीज हो रहा है, तो हमें ऐसा बनाना ही पड़ेगा कि वो डिक्रीज हो। फिर हाँ, तो वो वो तो क्या करेंगे, डिक्रीज कैसे होगा? यहाँ पे रियोस्टेट कनेक्ट किया होगा और फिर एक बैटरी कनेक्ट किया होगा और फिर रियोस्टेट का रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे हम। तो रियोस्टेट का रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे। इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ नेटवर्क, इट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ अ नेटवर्क। तो लिखा है अ सर्किट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ अ नेटवर्क। क्या लिखा है? अ नेटवर्क शोन इन फिगर इज अ पार्ट ऑफ अ सर्किट। तो पूरा सर्किट तो हमको बताया ही नहीं है, तो मैंने ये बताया आपको पूरा सर्किट। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रेजिस्टेंस यहाँ पे रियोस्टेट से के द्वारा क्या कर रहा हूँ, मैं रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर रहा हूँ। तो फिर ये जो करंट जा रहा है सर्किट के अंदर वो डिक्रीज होगा ऑब्वियसली। चलो बोलो क्या प्रॉब्लम है इसमें? बट ईएमएफ तो सर पॉजिटिव आया है। अब वो पॉजिटिव नेगेटिव की कोई मतलब ही नहीं है। देखो ये ईएमएफ पॉजिटिव या नेगेटिव का कोई मतलब नहीं है। वो आफ्टर ऑल क्या है, वो पोटेंशियल डिफरेंस है। वो इंडक्टर के दो दो टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। अब वो पॉजिटिव ईएमएफ कभी पॉजिटिव नेगेटिव आप तो देखो, तो और नेगेटिव साइन तो हम जस्ट इसलिए लिखते हैं कि वो लेंस लॉ फॉलो करता है। बट वो पोटेंशियल डिफरेंस तो पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर वी ए माइनस वी बी प्लस फाइव है तो वी बी माइनस वी ए माइनस फाइव होगा। तो ईएमएफ पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। बट मेन चीज क्या है कि वो कैसे इंड्यूस होगा, कौन से पोलैरिटी के साथ इंड्यूस होगा, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। तो पोलैरिटी कैसे चेक करना है, तो वो तो लेंस लॉ से ही पता चलेगा। तो लेंस लॉ क्या बता रहा है? तो लेंस लॉ ये बता रहा है कि ईएमएफ ऑलवेज ऐसे डायरेक्शन में इंड्यूस होगा कि वो इंड्यूस होने के बाद जिसके द्वारा वो इंड्यूस हो रहा है, मतलब वेरिएशन ऑफ द फ्लक्स का अपोज करेगा। यहाँ पे करंट रिड्यूस हो रहा है, वो तो हमको दिया है। वो कैसे रिड्यूस करना है वो उन लोगों को पता है, हमको पता नहीं है। उन लोगों ने कुछ करके वो करंट को रिड्यूस किया होगा, वो पता नहीं क्यों किया। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि भाई ऐसे रियोस्टेट का वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस का बढ़ाओगे तो सर्किट का करंट रिड्यूस हो सकता है। तो उन लोगों ने ये किया है, करंट रिड्यूस हो रहा है। तो हमारा ईएमएफ क्या करने का ट्राई करेगा, वो राइट साइड का करंट को इंक्रीज करने का ट्राई करेगा। तो राइट साइड के करंट को इंक्रीज करने के लिए वो क्या करेगा, उसका पॉजिटिव पोल को राइट साइड रखेगा सो दैट उसका करंट भी राइट साइड ही जाने का ट्राई करे। देखो ये बस ये ही सोचना है, ऐसे ही सोचना है और कुछ नहीं सोचना है। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। तो देखो इंड्यूस करंट, हाँ बोलो बोलो बोलो। सर करंट में तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं क्या? सर कलर करंट में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं ना? क्या बोल रहे हो आप सर माइक में करंट जाके में बोलो तो ना। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो होता है। नहीं देखो, हम जब करंट ऐसा बोलते हैं ना, वेन एवर वी आर राइटिंग करंट, तो दैट ऑटोमेटिकली मीनिंग कन्वेशनली इट इज अ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। वेन एवर यू मेंशन अ करंट, सो इट इज अ कन्वेशनली फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज ही आपको लेना है। whenever we mention a current, direction of the current, तो that is a flow of positive charge। इलेक्ट्रॉन उससे अपोजिट डायरेक्शन में मूव होते हैं, इलेक्ट्रॉन का मोशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इज इट ओके? अच्छा, तो आपने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बना के दिया। देखो मेरी बात सुनो, साकिर आपने बोला, कौन बोला था अभी?
देखो मैंने एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में देखा था क्वेश्चन, एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में मैंने एक क्वेश्चन देखा था, उसमें ऐसा था कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और ये मैग्नेट है ना अप्रोच कर रहा है रिंग पर, रिंग पे अप्रोच कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द लेंस लॉ नॉर्थ के सामने क्या आएगा, यहाँ पे नॉर्थ। नॉर्थ ही आएगा, मतलब करंट कौन से डायरेक्शन में फ्लो करेगा, नॉर्थ के एंटी सामने। क्लॉकवाइज। हाँ, तो करंट एंटी ऊपर से देखने के द्वारा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा। एम आई राइट फ्रेंड्स? यस सर। बट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में के अंदर करंट का डायरेक्शन नहीं पूछा था, वहां पे इलेक्ट्रॉन के मोशन का डायरेक्शन पूछ लिया था, इलेक्ट्रॉन के मोशन का डायरेक्शन पूछ लिया था, तो फिर क्या आंसर आना चाहिए, तो क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने एक जगह पे देखा था जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मोशन के बारे में पूछा था, तो वो उल्टा करने का होगा फिर। बट यहाँ पे मेन चीज ये है, अभी जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं वहां पे ये बैटरी का पोलरिटी कैसे सेट करना है, वही चीज मेन है। तो ये यहाँ पे ये बैटरी 5 वोल्ट का ऐसे प्रोड्यूस होगा कि उसका पॉजिटिव पोल राइट साइड आ जाए, बिकॉज उसको क्या करना है, उसको राइट डायरेक्शन के करंट को बढ़ाने का ट्राई करना है। तो वो ऐसे ही अगर वो प्रोड्यूस होगा तो ही वो राइट साइड का करंट को बढ़ा पाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम KSL लगाएंगे। तो अप्लाइंग KSL, स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट ए, मतलब VA, पॉइंट ए से स्टार्ट करते हैं, मतलब VA। अब वी आर विद द करंट, तो विद द करंट का मतलब -IR, R का वैल्यू 1 है। नेगेटिव पहले आया, देखो अब जाते 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 यहाँ पे नेगेटिव पहले आया, तो अगर मैं इक्वल्स टू के राइट साइड लिखता, इक्वल्स टू के राइट साइड, देखो याद करो, नेगेटिव पहले तो इक्वल्स टू के राइट साइड नेगेटिव, बट मैं यहाँ पे ये वोल्टेज इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड ही लिख रहा हूँ। तो अगर नेगेटिव पहले, तो अगर राइट साइड मैंने लिखा, तो मैं, अगर मैंने राइट साइड लिखा होता तो नेगेटिव लिखा होता, बट मैं सारा चीज लेफ्ट हैंड साइड ही लिख रहा हूँ। तो नेगेटिव पहले तो इक्वल्स टू के राइट साइड नेगेटिव बट लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव, वापस से नेगेटिव पहले तो इक्वल्स टू के राइट साइड नेगेटिव बट लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूँ तो पॉजिटिव। और कहाँ पे मैं अटका, तो बी पे अटका, मतलब इज इक्वल्स टू VB। एक बार फिर से VA विद द करंट -IR, नेगेटिव कम फर्स्ट, राइट साइड नेगेटिव बट लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव, वंस अगेन नेगेटिव कम फर्स्ट, राइट साइड नेगेटिव बट लेफ्ट हैंड साइड वंस अगेन पॉजिटिव, इज इक्वल्स टू VB। अब यहाँ पे करंट का दिया हुआ है, करंट कितना फ्लो हो रहा है, करंट 5 एम्पियर। तो VA -5 + 15 + 5 इट शुड बी इक्वल्स टू VB। तो VB माइनस VA को सब जगह इक्वेशन बनाओ, -5 + 5 कैंसल, तो आ जाएगा आंसर 15 वोल्ट। तो ये आंसर आ जाएगा 15 वोल्ट। तो VB - VA 15। बट सपोज इसी क्वेश्चन में जहां पे जस्ट डिक्रीजिंग के बदले इंक्रीजिंग लिख दिया होता, तो यहाँ पे जस्ट डिक्रीजिंग के बदले इंक्रीजिंग लिख दिया होता तो क्या होता, तो यहाँ पे जो बैटरी इंड्यूस हो रही, 25 वोल्ट। नहीं 5 आंसर आता, 5 आंसर आता, बिकॉज ये जो 5 वोल्ट का जो पोलरिटी है ना, ये जो पोलरिटी है वो उसको मुझे रिवर्स करना पड़ता। तो यहाँ पे +5 के बदले क्या लिखना पड़ता मुझे, -5, या -5। के बदले मुझे -5 लिखना पड़ता। तो फिर ये तो आंसर 5 वोल्ट आता। इज दैट क्लियर? VB - VA। ओके सर। तो फ्रेंड्स ये देखो, लेंस लॉ के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो बहुत ही मतलब थोड़ा सोचना होता है उसमें, अच्छे होते हैं, और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इसके बेस पे क्वेश्चन पूछते हैं, फ्रीक्वेंटली पूछते हैं। तो फ्रेंड्स ये अच्छा क्वेश्चन था। चलो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 मैंने करवा दिया है, बट तो भी एक बार देख लेते हैं। वैसे ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवा दिया है, तो भी क्वेश्चन नंबर 4 एक बार मैं वापस से आपको करा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अ करंट फ्लोज फ्रॉम A to B, देखो, एंड ऊपर की साइड एक लूप पड़ा हुआ है, और एक सर्कुलर लूप है। तो मुझे ये बताओ कि सर्कुलर लूप जो है, वहां से मैग्नेटिक फील्ड, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा, कहाँ पे होगा? एक करंट कैरिंग वायर है, तो वायर का, आउटवर्ड। हाँ वायर को ऐसे पकड़ो,
your thumb, you should hold the wire, you should hold the wire in such a manner that your thumb is in the direction of current. Right hand, you should hold the wire in the right hand so that your thumb in the direction of current, then your finger wounded around the wire. Your finger wounded around the wire will give you the direction of magnetic field. तो आपका जो फिंगर वाउंड होगा वो कुछ ऐसे होगा, मतलब नीचे से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगा, ऊपर से वो बाहर की तरफ आएगा, ऐसे होगा. सो फ्रेंड्स, इसका मतलब ऐसा हुआ कि ऊपर के साइड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा. अब क्या हो रहा है? अब ऐसा हो रहा है कि करंट डिक्रीज हो रहा है. तो फ्रेंड्स, अगर करंट डिक्रीज हो रहा है तो आउटवर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स भी, बोलो, आउटवर्ड डिक्रीज होगा. फ्लक्स भी क्या होगा? डिक्रीज होगा. तो इंड्यूस करंट क्या करने का ट्राई करेगा? इंक्रीज करने का ट्राई करेगा. सो इंड्यूस्ड करंट ट्राई टू इंक्रीज आउटवर्ड और इनवर्ड फ्लक्स. इंड्यूस करंट ट्राई टू इंक्रीज, बोलो, इंक्रीज आउटवर्ड या इनवर्ड? इनवर्ड. अरे आउटवर्ड फ्लक्स, अरे सॉरी, आउटवर्ड फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है. तो इंड्यूस करंट ट्राई टू इंक्रीज द आउटवर्ड फ्लक्स. तो आउटवर्ड फ्लक्स को इंक्रीज करने के लिए करंट कौन सा डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा? तो फिर आउटवर्ड डायरेक्शन में फ्लक्स इंक्रीज करना है तो करंट कैसे फ्लो होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज. परफेक्ट. सो करंट विल इंड्यूस in a anti-clockwise direction. चलो, क्वेश्चन नंबर 5. X and Y coils are joined in a circuit in such a way that when the change in the current in the X is a 2 ampere, the change in the flux in the Y is a 0.4 Weber. What is the mutual inductance? देखो, आपको पता होगा कि म्यूचुअल इंडक्टेंस का डेफिनेशन क्या है, पता है आपको? दो कोयल में से दूसरे का फ्लक्स अपॉन पहले का करंट, याद है? द रेशियो ऑफ द फ्लक्स associated with the any coil to the current passing from the other coil is called the mutual inductance. तो मतलब ये हुआ कि phi2 is equals to mi1. दोनों साइड वेरिएशन अप्लाई करते हैं तो ये m तो कांस्टेंट पैरामीटर है, तो I can say m remains constant, so delta phi2 equals to m delta I1. So now I can say m is equals to delta phi2 upon delta I1. तो m is equals to delta phi2 upon delta I1. अब डेल्टा phi2 सेकंड कोयल का मुझे फ्लक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि सेकंड कोयल का फ्लक्स 0.4 वेबर है, चेंज इन द फ्लक्स 0.4 है, और चेंज इन द करंट कितना है? 2 एम्पियर. सो व्हाट शुड बी द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द होल सिस्टम? 0.2 हेनरी. इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर. ओके. Question number 6. A coil of a surface charge 100 centimeter square having 50 tons is held perpendicularly to the magnetic field of a intensity 0.02 Weber per meter square. Resistance दिया हुआ है 2 ohm है and it is removed from the magnetic field in 1 second. मतलब पहले कोयल नॉर्मली पड़ा था, परपेंडिकुलरली पड़ा था, और उसके बाद निकाल दिया, वहां से बाहर निकाल दिया. तो पहले जब कोयल पड़ा था तो ऑब्वियसली उसके साथ फ्लक्स लिंक होगा, कुछ ना कुछ फ्लक्स लिंक होगा, और उसको बाहर निकाल दिया. तो व्हाट शुड बी द फ्लक्स स्पॉन्टेनियसली? जैसे ही आप बाहर निकाल दोगे तो ऑन द स्पॉट फ्लक्स क्या हो जाएगा? जीरो. डिक्रीज टू 0. तो क्वेश्चन ऐसा है
कि व्हाट इज द चार्ज इंड्यूस्ड चार्ज आपको फाइंड करना है। चलो, है कोई माइका लाल जिसको इंड्यूस्ड चार्ज का फॉर्मूला पता है? डेल्टा 5/r। वेरी गुड। आपको पता है कि इंड्यूस्ड चार्ज का जो फॉर्मूला है वो डेल्टा 5/r है। अब डेल्टा 5 हम मैग्नीट्यूड कंसिडर करेंगे तो इनिशियल फ्लक्स माइनस, चलो इनिशियल फ्लक्स कितना होगा, तो फ्लक्स इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। बट यहाँ पे कोयल है ना वो नॉर्मली पड़ा हुआ है, परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी? कोयल जो है वो जीरो। पड़ा हुआ है। जीरो। हाँ, तो जीरो। ए एंड बी के बीच का एंगल 0 हो जाएगा, तो फ्लक्स विल बी इक्वल टू ए बी। बट अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो नेट फ्लक्स एसोसिएटेड विल बी इक्वल टू एन ए बी एंड द फाइनल फ्लक्स इज 0, so it is comes out to be a NAB/R। नंबर ऑफ टर्न्स आपको दिया हुआ है, इट इज अ 50। एरिया आपको दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 100 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड भी आपको दिया हुआ है 0.02 वेबर, एंड आपको रेजिस्टेंस भी दिया होगा, रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है 2। तो ये 0.02 इंटू 100 मतलब ये 2 हो जाएगा, 2 गेट कैंसल्ड, तो 5 बचेगा, 10⁻³ बचेगा, तो 5 मिली कूलम शुड बी द आंसर, और 0.005 कूलम शुड बी द आंसर। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट चॉइस। तो क्या फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आया? यस सर। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यू नीड टू फाइंड द इफेक्टिव इंडक्टेंस। आपको you had given a 3 inductors and you need to find the effective inductance. So very important note, to find the effective inductance, to find effective inductance, solve circuit same as a resistance। मतलब रेजिस्टेंस के अंदर जितने भी इफेक्टिव रेजिस्टेंस के जितने भी केसेस थे, इनफैक्ट इवन व्हीटस्टोन ब्रिज केस इज आल्सो अप्लाइड, इनफैक्ट इवन व्हीटस्टोन ब्रिज इज आल्सो एप्लीकेबल। तो फ्रेंड्स मैंने ये केस आपको करवा दिया है, बताओ किसी को याद है ये कौन सा वाला केस था? पैरेलल। ये दिख रहा है, तीनों तीन सीरीज में हमको दिख रहा है, बट आप इसको याद है आपको, ए बी सी डी करोगे शॉर्ट सर्किट। तो वो ए एंड सी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, बी इन डी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और उसके बाद ये तीनों जो है ना वो आप अरेंज करने का ट्राई करोगे ना तो ऑटोमेटिकली कौन से कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा? पैरेलल में आ जाएगा। तो वो दिख रहा है सीरीज में बट हो जाएगा पैरेलल। मैंने आपको रेजिस्टेंस वाले 15 केसेस, आई हैड एक्सप्लेन यू डिफरेंट 15 केसेस टू सॉल्व द इफेक्टिव रेजिस्टेंस। मैंने इफेक्टिव रेजिस्टेंस के 15 केसेस आपको सिखाया है। वो सारे केस इंडक्टर में एज इट इज एप्लीकेबल है, जस्ट यूनिट आपको ओहम के बदले हेनरी लिखना है, यूनिट ओहम के बदले हेनरी लिखना है, बाकी वो सेम टू सेम। कैपेसिटर से उल्टा, कैपेसिटर का उल्टा होता है, इंडक्टर रेजिस्टेंस का सेम होता है, कैपेसिटर का उल्टा होता है। इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? सर अगर किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करेंगे तो उसमें तो IR होता है, तो इसमें क्या बोल रहे हो? अरे यहाँ पे इफेक्टिव इंडक्टेंस फाइंड करने के लिए किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। किरचॉफ्स लॉ से थोड़ी इंडक्टेंस सॉल्व होगा। इफेक्टिव इंडक्टेंस सॉल्व करने के लिए किरचॉफ्स लॉ वैलिड नहीं है। वो कैसे सॉल्व होता है, अगर एक बार मैं आपको दिखाऊंगा, अगर टाइम होगा तो मैं आपको पूरा प्रोसीजर समझाऊंगा कि ये इफेक्टिव सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस के फॉर्मूला इंडक्टर में डिराइवेशन होता है, उसका पूरा अलग से डिराइवेशन होता है।
कभी टाइम मिलेगा तो मैं पूरा डिराइव करके दूंगा, और मैं प्रूव करके दूंगा कि उसका जो डेरिवेशन है उसके जो लास्ट में फॉर्मूला मिलेंगे वो रेजिस्टेंस जैसे ही मिलेंगे, ऐसा मैं प्रूव करके दूंगा। बट अभी आप एक्सेप्ट कर लो, मैंने जो बोला उसका प्रूफ है, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है। मैं प्रूव कर सकता हूँ अगर आपका, अगर पढ़ने का इच्छा है तो, बट कभी मुझे बताना सिलेबस खत्म होने के बाद, मैं आपको प्रूव करके दूंगा डेफिनेटली। बट अभी आपको एक्सेप्ट क्या करना है कि इंडक्टर का इफेक्टिव इंडक्टेंस आपको फाइंड करना है, तो आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस के जैसे ही सॉल्व करना है। सारे केसेस तो अप्लाई रेजिस्टेंस के करना। जितने, हाँ वही। तो यहाँ पे 3 इक्वल इंडक्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल। देखो आपको एक शॉर्टकट भी पता होगा कि इफ इक्वल नंबर ऑफ n रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज रिड्यूस्ड बाय n टाइम्स। तो यहाँ पे व्हाट शुड बी द इफेक्टिव इंडक्टेंस, इट इज रिड्यूस्ड बाय 3 टाइम्स। 1। तो 3/3 मतलब 1 हेनरी। क्या ये बात आपको समझ में आया फ्रेंड्स? હા સર, સર રેઝિસ્ટન્સમાં તો એટલે થઈ જાય, પણ એમાં ક્યારેક ક્યારેક આપણને કિર્ચોફ લો અપ્લાય કરવું પડે છે અમુક हाँ, वो तो એવી लास्ट દેખાય। लास्ट लास्ट स्टेज आता है ना तब। मैंने आप हाँ 6 स्टेप बताए, 6 स्टेप्स। तो पहले ये ऐसा सोचो, फिर उसके बाद ऐसा सोचो, याद है? पहले सिंपल नॉर्मल सीरीज पैरेलल सोचो, अगर फिर नहीं हो रहा फिर शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किटेड से सोचो, नहीं तो सेकंड स्टेप था शॉर्ट सर्किटेड पॉइंट देखो, अगर उसमें भी सॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर व्हीटस्टोन सिस्टम भी सोचो, अगर उसमें भी सॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर एक काम करो सिमेट्री, सिमेट्री। उसमें भी सॉल्व नहीं हो रहा है तो तब जाके आपको ये किर्चॉफ लॉ से अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो आप। इज दैट क्लियर? હા સર, એટલે જેડબલ્યુ માં એવું પૂછાય કે આ જે ઇન્ડક્ટર છે એ એવી રીતે સેટ કર્યા હોય કે આપણને જે રેઝિસ્ટન્સ ના જે કેસીસ છે એ બી અપ્લાય ના થઈ શકે, તો પછી કેવી સોલ્વ કરશું? हाँ, मतलब आप ऐसा बोलना चाहते हो कि अगर हम ऐसे, हमको कॉम्बिनेशन दिया हुआ है कि जिसमें हम ये रेजिस्टेंस के जितने भी केसेस है वो अप्लाई नहीं कर सकते, वो लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, किर्चॉफ्स लॉ से सॉल्व करना पड़ता है, ऐसा आप सोच रहे हो? तो आप एक काम करो, वो इंडक्टर का जो सर्किट है ना, उसमें जहाँ पे इंडक्टर है वहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दो, वहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दो और इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड कर लो, और उसके बाद ओम के बदले हेनरी लगा दो। अच्छा ओके। क्या मेरी बात समझ में आया मैंने क्या बोला आपको? यस सर। ऐसा ही मान लो कि वहां पे रेजिस्टेंस है, और किर्चॉफ जैसा सॉल्व कर दो उसको, इफेक्टिव रेजिस्टेंस को, और फिर लास्ट में ओम के बदले हेनरी लगा दो। ओके यस सर। ओके। हाँ, बट उसका जेन्युइन मेथड क्या है वो तो मैं कभी आपको बताऊंगा। ओके, हाँ सर। तो क्वेश्चन नंबर 8, द फ्लक्स लिंक्ड पर ईच टन ऑफ n टन्स इज अ phi1 to phi2 चेंजेस फ्रॉम phi1 to phi2। देखो यहाँ पे phi1 एंड phi2 नेट फ्लक्स नहीं है, phi1 to phi2 नेट फ्लक्स नहीं है, वो 1 टन का फ्लक्स है, चेंज इन फ्लक्स ऑफ 1 टन। तो नेट फ्लक्स में वेरिएशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये phi1 एंड phi2 जो है ना वो 1 टन का फ्लक्स है, तो अगर नेट फ्लक्स फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, N51 N52। n phi1 phi2 लगाना पड़ेगा। टोटल रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है, और यू रिक्वायर टू फाइंड द चेंज चार्ज, चार्ज आपको फाइंड करना है। चलो, तो कौन सा फॉर्मूला, चार्ज तो पता है हमको क्या होता है चार्ज, अभी लिखा ना, अभी लिखा है यहाँ पे। तो इंड्यूस चार्ज का फॉर्मूला कौन सा आएगा, डेल्टा 5/R। हाँ डेल्टा 5/R। तो कौन सा फॉर्मूला ऐसा है वो डेल्टा 5/R है, बताओ मुझे, चार में से कौन सा फॉर्मूला ऐसा है जो चेंज इन फ्लक्स अपॉन आर है? बी। सो दिस विल बी द चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज, दिस इज द इंड्यूस्ड चार्ज। अब मुझे ये बताओ कि इसी क्वेश्चन में अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछा होता तो, इंड्यूस्ड चार्ज के बदले इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछा होता तो क्या आंसर आता? तो डेल्टा 5/ΔT, तो ये ऑप्शन ए आता। और इसी क्वेश्चन में अगर इंड्यूस्ड करंट पूछते, करंट, तो ऑप्शन सी आता। और अगर चेंज इन द चार्ज ओनली द डेल्टा 5, चेंज इन द फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स पूछते, चेंज इन फ्लक्स, तो ऑप्शन डी आता। तो ऑप्शन ए जो है ना वो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमको शो कर रहा है, ऑप्शन बी इंड्यूस्ड चार्ज शो कर रहा है, ऑप्शन सी इंड्यूस्ड करंट, ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, इंड्यूस्ड करंट शो कर रहा है, एंड ऑप्शन डी चेंज इन फ्लक्स शो कर रहा है। तो क्या फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आई, पल्ले पड़ी? यस सर।
ओके सो સર એટલે બોલો સર જેતા E ઇક્વલ્સ ટુ IR હોય છે તો E ઇક્વલ્સ ટુ આપણે ઇન્ડક્ટર ના એનાલોગસ થી ફાઇન્ડ કરે તો E ઇક્વલ્સ ટુ LI બી થાય છે ને એટલે કદાચ એના લીધે ના R થાય અને L नहीं नहीं अच्छा चलो आपने स्टार्ट कर ही दिया है तो मैं पूरा करके दूँ आपको V इक्वल्स टू आई आर के एनालगस यहाँ पे क्या है तो यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर कैन बी गिवन बाय एल डी आई बाई डी टी तो I का एनालगस वहाँ पे डी आई बाई डी टी है और R का एनालगस L है बट मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि आप वहाँ पे मत जाओ मैंने आपको बताया कि उसका लीगल जो मेथड है मैं आपको सिखाऊंगा अगर आपको सीखना है तो बट डोंट थिंक योर सेल्फ यू विल गेट मैस्ड अप ओवर दैट तो मैं उसका लीगल मेथड आपको सिखाऊंगा खुद मत सोचो अभी उसके बारे में अभी मैंने आपको बताया वो शॉर्टकट ट्रिक सोच लो इफेक्टिव इंडक्टेंस लाने के लिए इफेक्टिव रेजिस्टेंस वाले ही केस आपको करना है ओके ओके सर Ninth question. A square conducting loop whose plane is perpendicular to the uniform magnetic field moves with the velocity v normal to the magnetic field. बट आप देख सकते हो फिगर के अंदर कि आधे पार्ट में डॉट है एंड आधे पार्ट में क्रॉस है उसका मतलब क्या हुआ जीरो नहीं मैग्नेटिक नहीं नहीं फील्ड नहीं हाँ इसका मतलब ऐसा हुआ कि दोनों यहाँ पे ना ऐसा सोचो कि जो स्क्वायर लूप है ना उसमें 4 पार्ट है ए बी पार्ट बी सी पार्ट सी डी पार्ट एंड डी ए पार्ट अब जब ये लूप वी वेलोसिटी के साथ मूव होगी वी वेलोसिटी के साथ जब ये लूप मूव होगा तो क्या होगा यहाँ पे सब जगह पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है ऐसा नहीं है कि नहीं है आगे भी है सब जगह मतलब फ्लक्स जीरो हो जाएगा ना नहीं अभी राइट नाउ फ्लक्स इज जीरो राइट नाउ द फ्लक्स इज जीरो बट व्हेन इट स्टार्ट मूविंग तो जब वो मूव करने का स्टार्ट करेगा तो क्या होगा कि डॉट वाला फ्लक्स डिक्रीज होगा और क्रॉस वाला फ्लक्स इंक्रीज होगा देखो डॉट वाला फ्लक्स डिक्रीज होगा बट क्रॉस वाला इंक्रीज होगा ना तो क्या वो जीरो रहेगा फिर नहीं हाँ तो ईएमएफ तो इंड्यूस होगा ईएमएफ तो डेफिनेटली इंड्यूस होगा जीरो तो नहीं आएगा जब ये ऐसा लिखा है ना देखो इफ वी स्टार्ट मूविंग विद वेलोसिटी v मतलब वो मूव तो हो रहा है मूव तो हो रहा है मतलब डॉट वाला फ्लक्स डिक्रीज होगा क्रॉस वाला इंक्रीज होगा एक चीज कंफर्म्ड है कि फ्लक्स अभी अभी भले ही आपको जीरो दिख रहा है बट वो जीरो रहेगा नहीं चेंज होगा एंड फ्लक्स जब चेंज होगा तो क्या होगा ईएमएफ इंड्यूस होगा तो अब एक काम करते हैं मैंने ना इस स्क्वायर लूप को 4 साइड में डिवाइड कर दिया बट मुझे ये बताओ कि कौन कौन से साइड में ईएमएफ इंड्यूस होगा इसको मैंने 4 साइड में दो साइड पे तो ये जो वेलोसिटी के जो पैरेलल साइड है ना वेलोसिटी के जो पैरेलल उसमें कोई ईएमएफ प्रोड्यूस हो ही नहीं सकता है इसमें कोई ईएमएफ प्रोड्यूस हो ही नहीं सकता है बिकॉज ईएमएफ प्रोड्यूस होने के लिए क्या होता है क्यों आपको पता है कि रोड के अंदर प्रोड्यूस जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है बट वेयर बी वी एंड एल ऑल द थ्री मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर परपेंडिकुलर टू ईच अदर तो यहाँ पे जो ये जो हॉरिजॉन्टल साइड्स है जो हॉरिजॉन्टल साइड वो तो वेलोसिटी के पैरेलल है तो ऑब्वियसली वहाँ पे तो वेलोसिटी के पैरेलल होने के द्वारा वहाँ पे कोई ईएमएफ प्रोड्यूस हो ही नहीं पाएगा बिकॉज ईएमएफ प्रोड्यूस होने के लिए ये तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होना चाहिए तो मतलब ए बी साइड जो है ना वहाँ पे इंड्यूस होगा एंड सी डी बाजू में इंड्यूस होगा ए बी एंड सी डी में इंड्यूस होगा अब देखते हैं ए बी में पोलरिटी चेक करते हैं तो पोलरिटी चेक करने के लिए आपको ऑलवेज क्या करना होता है पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स कौन से डायरेक्शन में है वो फाइंड करना पड़ेगा चलो तो पोलरिटी चेक करते हैं उसका डायरेक्शन फाइंड करते हैं तो डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स का डायरेक्शन फाइंड करेंगे पॉजिटिव चार्ज का मतलब पॉजिटिव वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में भैया एक्स वाई जेड बताओ कन्वेंशनल या पॉजिटिव एक्स आई कैप अब यहाँ पे क्रॉस है देखो ए बी जो साइड है ना उसमें क्रॉस है क्रॉस का मतलब क्या हुआ
माइनस माइनस के माइनस के कैप इनवर्ड डायरेक्शन माइनस जेड डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा माइनस आई क्रॉस के। अब आई जे के, जे के आई, के आई जे, तो के आई जे तो आई के माइनस जे, तो ये माइनस माइनस प्लस जे हो जाएगा। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब ऊपर का पोलैरिटी पॉजिटिव रहेगा, नीचे का पोलैरिटी नेगेटिव रहेगा। ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ए एंड बी के बीच में जो बैटरी प्रोड्यूस होगा, ए एंड बी के बीच में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, बैटरी प्रोड्यूस होगा, उसमें उसका पोलैरिटी ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। तो ऑब्वियसली यहाँ पे डी बीसी में क्या, डीसी में क्या होगा, सीडी में, तो सीडी में डॉट नहीं है, क्रॉस नहीं है, डॉट है, देखो बाकी तो सब वही है, बट मैग्नेटिक फील्ड डॉट है, तो ऑब्वियसली उसका पोलैरिटी क्या होगा, इससे उल्टा होगा, मतलब ऊपर नेगेटिव आएगा, नीचे पॉजिटिव आएगा। तो ये अगर आप देखोगे तो ये दोनों बैटरी है ना, ये सर्किट के लिए हेल्पिंग, ये सर्किट के लिए हेल्पिंग मैनर में है, बिकॉज इसके पॉजिटिव में से करंट आप बाहर निकालोगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, और इसके पॉजिटिव में से करंट बाहर निकालो तो वो भी एंटी क्लॉकवाइज ही जाएगा। मतलब सर्किट में तो दोनों हेल्पिंग मैनर में आ गए। तो व्हाट इज द नेट ईएमएफ? डबल। ये लूप में तो दोनों बैटरी हेल्पिंग मैनर में आ रहा है, तो नेट ईएमएफ विल बी 2 बाबा लंगोटी, 2 बाबा लंगोटी। तो क्या ये बात आपको समझ में आया फ्रेंड्स? યસ સર સર આમ જોવા જઈએ તો જ્યારે મૂવ થશે ત્યારે બી મેગ્નેટિક ફ્લક્સ તો ઝીરો જ થશે ને, કારણ કે ઈએમએફ આવી ગયું. क्या बोल रहे हो आप? સર જ્યારે મૂવ થશે આ સ્ક્વેર ત્યારે બી મેગ્નેટિક ફ્લક્સ તો ઝીરો જ થશે ને, કારણ કે એને જ્યાં જ્યાં ડિક્રીઝ થાય છે ત્યાં ત્યાં ઇન્ક્રીઝ કરવાનો ટ્રાય કરે. वो तो ट्राई करेगा, बट वो 100% कर पाएगा ऐसा किसने बोला? वो कितना कर पाएगा, उसका इफेक्ट कितना होगा, वो तो किसके द्वारा पता चलेगा, वो कितने वेलोसिटी से रोड मूव हो रहा है उसके द्वारा पता चलेगा। तो वो 100% नलीफाई कर देगा कि नहीं करेगा वो तो पता नहीं, नेट फ्लक्स जीरो करेगा कि नहीं करेगा वो तो पता नहीं, बट वो ट्राई जरूर करेगा। इज इट क्लियर? ઓકે સર. और सोचो कि सब जगह पे अगर क्रॉस होता तो सब जगह पे क्रॉस होता या सब जगह पे डॉट होता तो क्या होता? તો સિમ્પલ બાવલ અંગોટી. ना, तो जीरो हो जाता। अगर यहाँ पे सब जगह पे डॉट या सब जगह पे क्रॉस होता ना, तो दोनों साइड अपोजिंग मैनर में बैटरी प्रोड्यूस होता, और नेट ईएमएफ ये लूप का जीरो हो जाता। और वो होना लाजमी है, वो होना लाजमी है। पूछो क्यों? अगर सारे रीजन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फ्लक्स है, अगर सारे रीजन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो वहां पे आप लूप को मूव कराओगे तो उसमें कोई वेरिएशन ही नहीं होगा फ्लक्स। અચ્છા હા બરાબર. तो लॉजिकली एज वेल एज मैथमेटिकली, लॉजिकली एज वेल एज मैथमेटिकली, अगर हम ऐसा सोचते हैं कि पूरे रीजन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, सारे जगह पे चाहे डॉट है या चाहे क्रॉस है, तो उसके अंदर जब आप कोयल को मूव करोगे तो उसमें फ्लक्स का वेरिएशन ही नहीं होगा। तो लॉजिकली आंसर जीरो आ रहा है, मैथमेटिकली भी जीरो आएगा। क्यों? बिकॉज ये दोनों के पोलैरिटी ऐसे आएगा कि वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? યસ સર. Question number 10. Mutual inductance of a system of two coils is a 5 millihenry. म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया है सिस्टम का 5 मिलीहेनरी है, एंड उसमें करंट का फॉर्मूला दिया हुआ है I0 साइन ओमेगा टी समथिंग, और I0 का वैल्यू भी हमको दे के लिख के दिया हुआ है कि वेर I0 इज इक्वल्स टू 10 एम्पियर एंड ओमेगा इज इक्वल्स टू 100 रेडियन पर सेकेंड समथिंग, 100 पाई रेडियन पर सेकेंड, एंड वी रिक्वायर्ड टू फाइंड द मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कोयल। तो मुझे मैक्सिमम ईएमएफ फाइंड करना है। मैक्सिमम ईएमएफ फाइंड करने के लिए पहले सबसे पहले तो मुझे ईएमएफ फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद जाके पता चलेगा मैक्सिमम क्या है। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, ईएमएफ फाइंड करते हैं। तो आपके पास कोई फॉर्मूला है? यस, वी हैव अ फॉर्मूला।
सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला जो है ना वो एम डी आई बाई डी टी है। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला एल डी आई बाई डी टी है। म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला एम डी आई बाई डी टी है। सो दैट इज द फॉर्मूला वी नो। और यहाँ पे आई का वैल्यू हमको दिया हुआ है। आई क्या दिया हुआ है भैया? आई जीरो साइन ओमेगा टी। तो इसको डिफ्रेंशिएट करो तो आई जीरो तो बाहर निकल के आएगा, आई जीरो तो बाहर निकल के आएगा। एंड डी आई बाई डी टी, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा भैया? कॉस ओमेगा टी। कोस ओमेगा टी। एंड जो ओमेगा जो होता है कोफिशिएंट, वो मल्टीप्लिकेशन में आता है। और मुझे क्या करना है पता है फ्रेंड्स? आपको मैक्सिमम ईएमएफ का मैग्नीट्यूड निकालना है, मैक्सिमम ईएमएफ। तो कोस तो फंक्शन डिफरेंशिएट। ना 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 ना, कोस फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है ना वो 1 होता है। तो व्हेन कोस फंक्शन बिकम्स 1, व्हेन कोस फंक्शन बिकम्स 1, एट दैट टाइम ई बिकम्स मैक्सिमम। तो मैक्सिमम ईएमएफ विल बी इक्वल्स टू एम आई जीरो ओमेगा। क्या ये बात आपको समझ में आया? સર બટ કોઈ ફંક્શન મેક્સિમમ થાય તો આપણે એને ડિફરન્શિએટ કરીને 0 ઇક્વલાઇઝ કરીએ એવું નહીં હોતું? अच्छा ऐसा करना है, ऐसा लंबा करना है आपको, तो वो भी कर लेते हैं। चलो, when any function you wants to make it maximum, तो उसका डिफरेंशिएशन आपको 0 करना है। बहुत लंबा मतलब ये सोचते हो। અચ્છા સર, मतलब આમાં करेंगे, આપણને चलो। ઓલરેडी ખબર જ છે કે કોઝ નું મેક્સિમમ આ જ છે તો हाँ, तो फिर करने की जरूरत नहीं, बट फिर भी आपने क्वेश्चन रेस किया है तो उसको खत्म करते हैं। फिर भी आपने क्वेश्चन रेस किया है तो वो भी उसी के द्वारा भी हम करते हैं, कोई बात नहीं। वैसे यहाँ पे तो कोस का मैक्सिमम वैल्यू हमको पहले से ही पता है कि आपको 1 लेना है, फिर भी आपने पूछा तो कर देते हैं। तो चलो, ये माइनस एम आई जीरो ओमेगा बाहर निकल आएगा। एंड कोस ओमेगा का डिफरेंशिएशन क्या होगा? માઇનસ સાઇન। माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी होगा, इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा एम आई जीरो ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 0। तो मतलब कि साइन ओमेगा टी मुझे 0 करना पड़ेगा। तो ओमेगा टी का कौन सा वैल्यू मुझे लेना पड़ेगा? એન પાઈ। हाँ, तो ओमेगा टी का वैल्यू आपको लेना पड़ेगा एन पाई। मतलब 0 ले सको तो भी चलेगा ना? चलेगा। यस सर। तो अब आपको मैक्सिमम ईएमएफ फाइंड करने के लिए आपको ओमेगा टी का कौन सा वैल्यू लिखना पड़ेगा? 0। तो लिख दो वहां पे 0, लिख दो। तो वैसे कोस 0 क्या होता है? 1। तो उसका मोड ले लो, फिर हो गया ना? हाँ सर। तो मतलब यहाँ पे भी वो जो लॉजिक है डिफरेंशिएशन वाला, वो वैलिड हो ही रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो लॉजिक यहाँ पे भी वैलिड ही है। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको दिया हुआ है 5 मिली हेनरी। करंट दिया हुआ है आपको आई जीरो का वैल्यू 10 दिया हुआ है, ओमेगा 100 पाई दिया हुआ है। तो पूरा सिंप्लीफाई करोगे तो 10⁻³ माइनस 3 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 5 पाई वोल्ट। इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? चलो, क्वेश्चन नंबर 11। A rod of a 5 centimeter length is moving perpendicularly in the uniform magnetic field. Intensity is this much. The acceleration is this much. तो रेट ऑफ द इंक्रीमेंट ऑफ द ईएमएफ, देखो यहाँ पे क्या है कि रोड परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। तो पहली बात ये कि ये रोड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। तो ये सुन के आपके माइंड में कौन सा फॉर्मूला बाहर निकल के आएगा? रोड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलरली मूव हो रहा है, तो ये सुन के आपके माइंड में कौन सा फॉर्मूला बाहर आएगा? BIL। क्या BIL? सॉरी, अरे वो लंगोटी भाई, लंगोटी। हाँ बाबा लंगोटी भूल गए। अब मुझे क्या करना है कि ईएमएफ का चेंज का रेट फाइंड करना है। तो दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे। तो DDT ऑफ बाबा लंगोटी। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, रोड का लेंथ भी कोई चेंज नहीं होना, रोड का लेंथ भी कुछ चेंज नहीं होने वाला है। बट वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन आपको क्या देगा? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन देगा। तो क्या आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ है भैया? तो आपको मैग्नेटिक फील्ड भी दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है। तो आंसर मिल जाएगा।
बट आप ध्यान से देखो तो सारे ऑप्शन सेम ही है, तो अब कौन सा ऑप्शन चलेगा बोलो? सारे ऑप्शन सेम ही है। વોલ્ટ પર સેકન્ડ। तो वोल्ट देखो, तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन, તો આમાં તો કશું કરવાની જરૂર પણ मतलब નથી। ये सॉल्व करने का आपको आए या ना आए वो पता नहीं करना था, इसका यूनिट कौन सा है वो पता करना था। तो रेट ऑफ द चेंज ऑफ द ईएमएफ तो डी बाई डी टी मतलब वोल्ट पर सेकंड ही होगा ना, तो मतलब यूनिट के हिसाब से ही सॉल्व हो जाता है ये तो। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। चलो 11 क्वेश्चन में बाबा लंगोटी था, बट अब 12 क्वेश्चन में क्या हो रहा है देखो। अ व्हील ऑफ 10 मेटालिक स्पॉक्स ईच ऑफ 0.5 मीटर लेंथ, एंगुलर वेलोसिटी, रोटेशनिंग वेलोसिटी 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट। हमको ओमेगा दिया हुआ है 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये बात રેડિયન પર સેકન્ડ। चलेगा। रिवॉल्यूशन का होता है 2 पाई रेडियन, मिनट का होता है 60 सेकेंड्स, तो ये आ जाएगा 4 पाई रेडियन पर सेकंड। चलो ये अब हमारा ओमेगा मिल गया आपको। अब ऐसा दिया हुआ है कि इसका जो प्लेन है ना, ये जो रोटेशन का जो प्लेन है वो बी एच के परपेंडिकुलर है, और बी एच का वैल्यू मतलब हॉरिजॉन्टल का वैल्यू दिया हुआ है। देन व्हाट इज द ईएमएफ? तो फ्रेंड्स लीनियर मोशन के लिए बाबा लंगोटी, बट रोटेशनल मोशन के लिए ईएमएफ का फॉर्मूला क्या था भैया? याद करो, रोटेशनल मोशन के लिए फॉर्मूला क्या था? हाफ बाउली स्क्वायर। तो फ्रेंड्स लीनियर मोशन रोड, जब कोई मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में, कोई रोड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में लीनियर मोशन करता है तो उसका ईएमएफ का फॉर्मूला बाबा लंगोटी है। बट कोई रोड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में रोटेशनल मोशन कर रहा है, उसके एक एंड के रिस्पेक्ट में से एक्सिस पास हो रही है, तो उसका जो फॉर्मूला है वो हाफ बाबा लंगोटी स्क्वायर है। और अगर इफ नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ स्पॉक्स आर एन नंबर ऑफ, चाहे कितने भी स्पॉक्स हो, चाहे कितने भी स्पॉक्स हो, आपको पता है कि वो सारे पैरेलल में आते हैं, तो पैरेलल में नेट ईएमएफ वही का वही रहता है जो एक का है, याद करो। तो whatsoever the number of spokes, that is no issue, EMF will be remains half b omega L square। नंबर ऑफ स्पॉक्स यहाँ पे कोई मायने नहीं रखता है, तो जस्ट पुट ऑल द वैल्यूज, हमको सारे वैल्यूज दिया हुआ है, गेट द आंसर। क्या ये बात आपको समझ में आई? यस और नो? और यहाँ पे एज ए बी क्या लेना है? जो परपेंडिकुलर है वही मैग्नेटिक फील्ड लेना है, और बी एच यहाँ पे परपेंडिकुलर है, बी एच इज परपेंडिकुलर, सो दैट्स वाई वी शुड कंसिडर द बी एच। गॉस को टेस्ला में कन्वर्ट करना। क्या ये बात समझ में आया भैया? इज इट ओके? एम आई ऑडिबल टू यू फ्रेंड्स? यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 13। A current of 2 ampere passing through the coil of 100 tons gives rise to the magnetic flux of a 5 into 10 raised to minus 3 Weber per ton। तो यहाँ पे फ्लक्स पर टन आपको दिया हुआ है। व्हाट इज द मैग्नेटिक एनर्जी? चलो एनर्जी का फॉर्मूला आपके पास है, कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द एनर्जी एसोसिएटेड विद द कॉइल? चलो आपको पता है, कोई इंडक्टर का एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? अरे बोल भी दो। एनर्जी का फॉर्मूला नहीं पता किसी को? whenever energy link with the magnetism it should be a half Li square। चलो चलो, क्या ये बात आपको पता है फ्रेंड्स? am I audible to you? क्या मेरी आवाज आपको आ रही है? हाँ सर। ओके, तो एनर्जी एसोसिएटेड विद द इंडक्टर कैन बी गिवन बाय हाफ Li स्क्वायर। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमको इंडक्टेंस पता नहीं है, तो एक काम करते हैं, अलग से इंडक्टेंस फाइंड करते हैं। और आपको पता होगा कि नेट फ्लक्स एन फाई
इज इक्वल्स टू एल आई। तो अगर आपको इंडक्टेंस फाइंड करना है तो पहले एक नेट फ्लक्स डिवाइड बाई करंट करो। तो नेट फ्लक्स नंबर ऑफ टन्स इनटू फ्लक्स ऑफ 1 टन, तो नंबर ऑफ टन्स जो है वो 100 है एंड फ्लक्स ऑफ 1 टन जो है वो 5 10⁻³ है। तो 100 इंटू 5 इंटू 10⁻³ अपॉन करंट जो 2 एम्पियर है। तो फाइनली ये जो आ जाएगा ना वो 2.5 10⁻⁻1 आपको मिल जाएगा इंडक्टेंस, और उसका वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो। हाफ एल का वैल्यू 2.5 10⁻1 एंड इनटू 2 का स्क्वायर 4। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर आएगा वो 4/2 मतलब 4/2 2.5 2 ज़ा 5 5 इंटू 10⁻1 तो 0.5 जूल आपका आंसर रहेगा एनर्जी का। क्वेश्चन नंबर 14। चलो यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि पहले एक मैग्नेट है ना वो टुवर्ड्स द कोइल मूव हो रहा है, मैग्नेट टुवर्ड्स द कोइल मूव हो रहा है एंड ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है वो ई है। अब कोइल को भी हम टुवर्ड्स द मैग्नेट मूव कर रहे हैं। देखो मेरी बात सुनो, पहले एक कोइल स्टेशनरी है, मैग्नेट को मैं टुवर्ड्स द कोइल मूव करा रहा हूँ और फिर मैं कोइल को भी मैग्नेट टुवर्ड्स द मैग्नेट मूव करा रहा हूँ, तो उसका रिलेटिव वेलोसिटी डबल होगा या जीरो होगा? दोनों एक दूसरे के सामने मूव हो रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी डबल हो जाएगा या जीरो हो जाएगा? कोई बताएगा मुझे? आपके सामने कोई ट्रेन आती है, आप ट्रेन में जा रहे हो और सामने दूसरा ट्रेन आता है, तो आपको उसका स्पीड ज्यादा दिखाई देगा या कम दिखाई देगा? Anybody will tell me the answer. If they are moving towards each other, then relative velocity will be increases or decreases? दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के सामने मूव हो तो रिलेटिव मोशन, रिलेटिव चेंज इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? तो वो डबल हो जाएगा एक्चुअली, और रिलेटिव चेंज डबल हो जाएगा तो फ्लक्स विल ऑल्सो बी डबल्ड बिकॉज फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द फ्लक्स। तो यहाँ पे रिलेटिव मोशन डबल हो जाएगा तो रेट ऑफ द चेंज ऑफ द फ्लक्स इज ऑल्सो गोइंग टू डबल, तो ईएमएफ भी डबल हो जाएगा। बट अगर ऐसा लिखा होता कि दोनों एक ही डायरेक्शन में साथ में घूमने लगते हैं, दोनों का डायरेक्शन एक ही है मोशन का, साम सामने नहीं है, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो फिर क्या होता आंसर? दोनों ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो फिर फ्लक्स में कोई वेरिएशन ही नहीं होगा, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। तो व्हाट शुड बी द आंसर देन? बोलो, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से मूव होंगे तो कोई रिलेटिव मोशन नहीं रहेगा, वेरिएशन ऑफ द फ्लक्स जीरो हो जाएगा, तो ईएमएफ भी जीरो हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, am I audible to you? Yes, sir. Okay. क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे हमको फ्लक्स का फॉर्मूला दिया हुआ है। द फॉर्मूला ऑफ द फ्लक्स इज 6t² माइनस 5t प्लस 1, और मुझे पूछा गया है कि करंट कितना होगा। तो करंट फाइंड करने के लिए पहले हम ईएमएफ फाइंड कर देंगे और ईएमएफ को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो हमको करंट मिल जाएगा। तो ईएमएफ फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको d∅dt करना पड़ेगा, तो निगलेक्टिंग द नेगेटिव साइन, तो d∅dt विल बी इक्वल्स टू 6t माइनस 5, और पर्टिकुलरली कौन से टाइम पे की बात करें? 0.5 सेकंड। तो अब t के बदले 0.5 सेकंड लिख दो, तो t के बदले 0.5 सेकंड लिखोगे आप तो ये क्या हो जाएगा? नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 12t, 6 इंटू 2t मतलब 12t माइनस 5। मैंने डिफ्रेंशिएट किया, 6 इंटू 2t मतलब 12t माइनस 5, और t के बदले 0.5 लिखो तो 0.5 इंटू 12 मतलब 6 माइनस 5 मतलब 1 वोल्ट। और मुझे मेरा जो टारगेट है वो करंट फाइंड करना है, तो करंट इज इक्वल्स टू क्या होता है? ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। तो ईएमएफ का जो वैल्यू है ना वो आपको मिल गया 1 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो 10 है, तो 1/10 मिलेगा आपको 0.1 एम्पियर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.1 एम्पियर शुड बी द आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। AC generator includes induced EMF is 0 at the 0 time। तो फ्रेंड्स 0 पे 0 हो ऐसा कौन सा फंक्शन है, साइन है या कोसाइन है? 0 पे 0 हो ऐसा फंक्शन कौन सा है, साइन या कोसाइन? जीरो टाइम पे 0 हो ऐसा फंक्शन साइन फंक्शन है। तो एज अ 0 व्हेन t इज इक्वल टू 0 वोल्टेज 0, तो दैट मस्ट बी अ साइन फंक्शन। तो जनरेटर का जो वोल्टेज है वो Vm साइन ओमेगा टी ही लेना पड़ेगा। और मुझे ये पूछा गया है कि व्हेन द टाइम इज, देखो ओमेगा का वैल्यू जो होता है, हाँ ओमेगा तो ओमेगा ही रखेंगे, बट हमको ये पूछा गया है कि कौन से टाइम पे आपको वोल्ट फाइंड करना है। तो π/2 ओमेगा में, तो ओमेगा ओमेगा गेट कैंसल्ड, तो बाकी बचेगा Vm साइन π/2। अब साइन π/2 तो 1 होता है, तो इट शुड बी अ Vm। तो ये वोल्टेज आपका आएगा Vm। सेवेंटीन, when the electrical current in the coil steadily changes from +2 ampere to -2 ampere in the 0.05 second, what is the EMF induced is a 0.8 volt। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो वैल्यू है वो एल डी आई बाई डी टी मतलब एल डेल्टा आई बाई डेल्टा टी होता है। एल डी आई बाई डी टी मतलब एल डेल्टा आई बाई डेल्टा टी। ईएमएफ का वैल्यू हमको दिया हुआ है 0.8 है, हमको सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड करना है और चेंज इन द करंट। तो फाइनल I2 माइनस आई वन, I2 -2 एम्पियर है, I1 2 एम्पियर है। सो चेंज इन द करंट विल बी इक्वल्स टू I2 माइनस I1, उसका मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया और टाइम इंटरवल हमको दिया हुआ है 0.05 सेकेंड। तो ये आ जाएगा 0.8 इंट इज इक्वल्स टू 4L अपॉन 0.05। तो सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा 4 2 ज़ा 8, तो ये मिल जाएगा आपको 0.05 सेकेंड। ओके, तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू 0.05, तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे 0.05 सेकेंड और यहाँ पे आई थिंक 0.8 नहीं है 8 वोल्ट है। ऐसा मान लेते हैं कि 0.8 नहीं है 8 वोल्ट है। ये मिस्टेक है, करेक्शन कर दो। 8 वोल्ट दिया हुआ है आपको, 8 वोल्ट दिया हुआ है। तो 0.05 इंटू 2 करोगे ना तो आपको 0.1 हेनरी मिल जाएगा। सो आंसर विल बी अ 0.1 हेनरी। यहाँ पे 0.8 वोल्ट नहीं है 8 वोल्ट है, आपको ये करना है, करेक्शन है। चलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19 पे 18 पे आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 इज अ गुड क्वेश्चन। उसमें ऐसा दिया हुआ है कि सेल्फ इंड्यूस्ड इंडक्टेंस ऑफ द टू सोलेनॉइड ए एंड बी इक्वल लेंथ आर सेम, मतलब L1 इज इक्वल्स टू L2 दिया हुआ है। अब आपको पता होगा कि सेल्फ इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला है वो क्या है, μ0 n स्क्वायर सेल्फ इंडक्टेंस हमको दिया हुआ है कि दोनों कोयल का सेम है, तो L1 इज इक्वल टू L2। अब सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या है, μ0 n स्क्वायर AL, μ0 दोनों का सेम, μ0 n2 स्क्वायर A2L2। बट हमको ऐसा दिया हुआ है कि लेंथ सेम है और नंबर ऑफ टर्न्स स्मॉल n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ।
अब लेंथ दोनों साइड सेम है, म्यू जीरो भी कैंसिल, म्यू जीरो स्क्वायर कैंसिल, लेंथ भी सेम है, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, n1 स्क्वायर a1 इज इक्वल्स टू n2 स्क्वायर a2 बचेगा, बिकॉज लेंथ भी सेम है, तो लेंथ भी कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से। तो n1 स्क्वायर a का हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर, पाई r1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू n2 स्क्वायर पाई r2 स्क्वायर, पाई पाई ऑल्सो गेट्स कैंसल्ड, दोनों साइड स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो n1 r1 इज इक्वल्स टू n2 r2 हो जाएगा। तो मुझे करना क्या है, मुझे करना ये है कि आई वांट टू फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो r1 अपॉन r2 मुझे करना है, तो r1 अपॉन r2 इज इक्वल्स टू n2 अपॉन n1। अब ये नंबर ऑफ टन्स जो है ना दूसरे का वो 200 है, पहले का 100 है, तो आंसर आएगा 2:1। इट इज़ अ गुड क्वेश्चन। सो यहाँ पे दो कोयल का सेल्फ इंडक्टेंस सेम दिया था और उसके रेडियस ऑफ अ क्रॉस सेक्शन हमको फाइंड करना था इंडक्टर के, तो वो हमने फाइंड किया, 2:1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 19। अब यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि अलग अलग टाइप का सिचुएशन यहाँ पे दिया हुआ है और पूछा है कि कौन से कॉन्फ़िगरेशन में मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्टेंस मिलेगा। तो हमको पता है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो डेफिनेशन है वो ये है कि दूसरे कॉइल का फ्लक्स अपॉन पहले कॉइल का करंट। तो फ्रेंड एक काम करो, नीचे के कॉइल में आप करंट पास करो, तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो ऐसे जनरेट होगा। तो मुझे ये बताओ कि कौन से कॉइल के साथ, कौन से केस में मैक्सिमम फ्लक्स लिंक होगा। कॉइल नंबर 1 में करंट डाला, तो कॉइल नंबर 2 में किस केस में मैक्सिमम फ्लक्स लिंक होगा। में तो केस 1 जो है ना उसमें मैक्सिमम फ्लक्स केस 1 में लिंक हो रहा है, तो करंट तो मैंने सब में सेम डाला, बट फ्लक्स जो लिंक होगा वो कोयल मतलब केस नंबर 1 में सबसे ज़्यादा होगा। तो मैक्सिमम फ्लक्स आपको मिलेगा कहाँ पे, मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इन द ऑप्शन ए। तो आंसर आपका क्या आएगा भैया, ऑप्शन ए आपका आंसर आएगा, मैक्सिमम इन द सिचुएशन नंबर 1। चलो क्या ये बात आपको समझ में आया भैया, इज दैट क्लियर टू यू। So come to the question number 20. The distance between the two extreme points of a two wings of the aeroplane is a 50 मीटर। मतलब एरोप्लेन के दो विंग के बीच का जो डिस्टेंस है वो 50 मीटर हमको दिया हुआ है। उसका स्पीड हमको दिया हुआ है 360 किलोमीटर पर आवर। तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/80 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो उसका आंसर 100 मीटर पर सेकंड आएगा। चलो एरोप्लेन का जो स्पीड है ना वो हमको मिल गया 100 मीटर पर सेकंड। एंड द क्वेश्चन इज, वहाँ पे देखो जो प्लेन है ना वो हॉरिजॉन्टल जा रहा है, तो हमारा जो प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल जा रहा है, तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट आपको कंसीडर करना पड़ेगा। प्लेन हॉरिजॉन्टल जा रहा है तो आपको मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा वर्टिकल पड़ेगा, वर्टिकल कंपोनेंट। तो EMF इंड्यूस इक्वल्स टू BVL, बट B मस्ट बी अ वर्टिकल कंपोनेंट, और फॉर्चुनेटली हमको वर्टिकल कंपोनेंट सीधा दिया हुआ है। अदरवाइज इट में पॉसिबल दैट आपको अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड दे एंड एंगल, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड दे एंड एंगल ऑफ डीप दे। आपको पॉसिबल है कि डायरेक्टली वर्टिकल कंपोनेंट देने के बदले अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड एंड एंगल ऑफ डीप दे, तो BV इक्वल्स टू B साइन फाई करना पड़ता आपको, B साइन फाई लेके आपको करना पड़ता। बट यहाँ पे फॉर्चुनेटली अच्छी बात यह है कि वर्टिकल कंपोनेंट डायरेक्टली दिया हुआ है, वर्टिकल कंपोनेंट डायरेक्टली दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻⁴, वेलोसिटी 100, लेंथ इज एज जस्ट डिस्कस 50। तो ये जो आंसर आ जाएगा वो 1 वोल्ट आंसर आएगा, 1 वोल्ट शुड बी द आंसर। एंड द क्वेश्चन नंबर 21, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन। A thin circular ring of area A is held perpendicularly to the uniform magnetic field। देखो परपेंडिकुलर है रिंग, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर A एंड वेक्टर B।
वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना होगा? 0. 0। और फिर क्या किया है? अ स्मॉल cut is made in the ring and the galvanometer is connected across the end such that the total resistance is R. Now the ring suddenly squeezes to the zero area. मतलब रिंग अचानक से स्क्वीज होके उसका एरिया जीरो हो रहा है, तो जैसे ही उसका एरिया जीरो हो जाएगा तो व्हाट विल बी द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द रिंग? 0. तो जीरो इनिशियल फ्लक्स था और लास्ट में फ्लक्स जीरो हो जाएगा। तो हमको ऐसा दिया है कि भाई क्वेश्चन ऐसा है कि व्हाट इज द इंड्यूस्ड चार्ज। तो वापस से इंड्यूस्ड चार्ज की बात है फ्रेंड्स। तो इंड्यूस्ड चार्ज आपको फाइंड करना है। तो चार्ज इंड्यूस्ड चार्ज का फॉर्मूला क्या है भैया? Delta phi by r. तो हमको पता है कि इंड्यूस्ड चार्ज का जो फॉर्मूला है वो डेल्टा फाई बाई आर है, चेंज इन फ्लक्स अपॉन द रेजिस्टेंस। तो चेंज इन इनिशियल फ्लक्स जो था ना वो ए बी कोस 01, फाइनली स्क्वीज होने के बाद उसका फ्लक्स जीरो हो जाता है। तो इंड्यूस्ड चार्ज का जो फॉर्मूला है दैट विल बी ए बी बाई आर ओनली। सो ए बी बाई आर का ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट चॉइस। ऑप्शन बी इज द आंसर। तो फ्रेंड्स क्या ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए? तो मैंने कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे कराए हैं जो आपके बोर्ड के कुछ सेट के JEE नीट के लिए इम्पोर्टेंट थे। और अब आपको क्या करना है, तो सेल्फ लर्निंग मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है। तो वो जो सेल्फ लर्निंग का जो ये नोट्स है, देखो ये रहा। तो सेल्फ लर्निंग का मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किया हुआ है। तो आपको करना क्या है कि ये सेल्फ लर्निंग पूरा सॉल्व करके लाना है। कुछ 50-60 क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, तो ये पूरा आपको सॉल्व करके लाना है। तो व्हेन वी मीट नेक्स्ट टाइम तो ये फटाफट इसका आपका डाउट सॉल्व करके, इसमें आप थोड़ा शांति से सॉल्व करोगे तो आई फाइंड दैट ओनली 3 or 4 क्वेश्चंस आर दैट इज लाइक यू कैन आस्क द डाउट ऑन दैट। अदरवाइज ये पूरा आप सॉल्व ऑलमोस्ट कर पाओ, इस टाइप का है। तो जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट एंड व्हेन वी मीट ऑन द थर्सडे। तो थर्सडे आपका एग्जाम भी है। एग्जाम में ये चैप्टर नंबर 6 पूरा, थर्सडे आपका चैप्टर 6 का 100 मार्क्स का एग्जाम है। एवरीबडी आर रिक्वेस्टेड टू गिव द एवरी एग्जामिनेशंस। तो थर्सडे आपका एग्जाम है, फुल चैप्टर नंबर 6 का फुल चैप्टर का एग्जाम है 100 मार्क्स का। फ्राइडे तक आपको पेपर सबमिट करना है, फ्राइडे रात तक। थर्सडे आपका लेक्चर है, उसमें हम आपके डाउट सॉल्व कर देंगे और 7th चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। फ्रेंड्स 7th चैप्टर जेन्युइनली बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसमें आपको साथ में हर एक लेक्चर अटेंड करना है, एक भी लेक्चर मिस मत करो। तो ये चैप्टर 7 चैप्टर ऐसा है, आपके बोर्ड के एग्जाम में उसका वेटेज 8 मार्क्स का है, 8 मार्क। थोड़ा लेंथी चैप्टर है और सीक्वेंस में है पूरा। सो डोंट मिस एनी ऑफ द लेक्चर इन द चैप्टर नंबर 7। नेक्स्ट टाइम से मैं 7 चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा, लेक्चर मिस मत करो। तो 7 चैप्टर हम नेक्स्ट टाइम से करेंगे, डोंट मिस एनी ऑफ द लेक्चर। आज का सेशन मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम आपके डाउट्स ये सॉल्व करके हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। तो आज मैं यहाँ पे रखता हूँ, आज का सेशन मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ। किसी को कुछ पूछना है फ्रेंड्स?